गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग जो लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने सीखा था उससे और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मॉडर्न अप्रोच के बारे में सीखा था और वहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि मॉडर्न अप्रोच में जितने सारे अकाउंट्स होते हैं उनको 5 हेड्स में डिवाइड किया जाता है। वो 5 हेड्स क्या क्या थे? नंबर 1 एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम, रेवेन्यू। ठीक है, तो एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड रेवेन्यू में हम लोगों को सब डिवाइड करना है जितने भी अकाउंट्स हैं। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं 20 टाइप ऑफ अकाउंट्स जो कि हम लोगों को बिजनेस में नॉर्मली डील किया जाता है। ऐसे और बहुत सारे हैं बट फिलहाल जस्ट एज एन एग्जांपल एंड क्लियरिफाई करने के लिए हम लोगों ने ये 20 क्वेश्चंस लिए हैं, 20 अकाउंट लिए हैं जिसको हम लोग आज सीखेंगे हाउ टू क्लासीफाई अंडर मॉडर्न अप्रोच। क्लासीफाई द फॉलोइंग अंडर मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, तो मॉडर्न अप्रोच में मैंने लिखा है कि हम लोग का क्या क्या है? एसेट्स, एक्सपेंसेस, कैपिटल, इनकम एंड लाइबिलिटीज। सो हम लोग इसको ट्राई करेंगे कि हम लोग क्लासीफाई कर पाए। नंबर 1 पहला है लैंड। लैंड का मतलब सबको पता है, जो जिस लैंड में हम लोग बिल्डिंग अपना या फिर बिजनेस कर रहे हैं वो लैंड अपना प्रॉपर्टी है, अपना एसेट है। तो इसीलिए लैंड आएगा एसेट अकाउंट में स्ट्रेट अवे। अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म है A/C। नेक्स्ट है बिल्डिंग। उसी माटी में मैंने बिल्डिंग बनाया बिजनेस के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो वो बिल्डिंग भी अपना ही है, प्रॉपर्टी ही है अपना। सो बिल्डिंग भी बन जाएगा, चला जाएगा एसेट अकाउंट में। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? मैं एकदम सिंपली समझाता हूं। अगर मैं किसी दुकान का मालिक हूं और मैं उस दुकान में पैसा लगाता हूं तो उसको बोलता है कैपिटल, राइट? अगर मैं किसी दुकान का ओनर हूं और मैं पैसा लगाता हूं उस बिजनेस में तो उसको बोलता है कैपिटल। बट मैं किसी और बिजनेस में अगर पैसा लगाऊं जहां पे मैं मालिक नहीं हूं, मालिक कोई और है बट मैं उस दुकान में मैंने पैसा लगाया है, तो वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट होता है। क्यों? बिकॉज उसके बिजनेस में मैं पैसा लगा के क्या फायदा होगा? अपने बिजनेस में प्रॉफिट करने के लिए पैसा लगाता हूं, उसके बिजनेस में पैसा मैं क्यों लगाऊं? अगर किसी बिजनेस को पैसे का जरूरत पड़ता है और मैं उन लोगों को वो कैश रिक्वायरमेंट फुलफिल करता हूं बाय प्रोवाइडिंग देम लोन, तो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट होगा। मैं अगर इन्वेस्ट करता हूं, कहीं पे पैसा लगाता हूं, तो कल को जब उन लोग का प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से मेरे को थोड़ा सा हिस्सा मिलेगा। ठीक है, या फिर अगर मैं उन लोग को लोन देता हूं तो वो लोन हिसाब से मेरे को फ्यूचर में इंटरेस्ट मिलेगा। सो मेरे लिए वो इन्वेस्टमेंट है। और क्यों करता है हम लोग इन्वेस्टमेंट? ताकि फ्यूचर में हम लोग को बेनिफिट मिले। सो दैट इज वाई आज के डेट पे जब मैं इन्वेस्ट करूंगा बहुत दिनों के लिए, मोर देन 1 ईयर, तो मेरे लिए वो क्या हो जाएगा? एसेट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट भी मेरे लिए एसेट है क्योंकि मैं किसी और का बिजनेस में पैसा लगा रहा हूं और उसमें मुझे फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा। तो दैट इज इन्वेस्टमेंट, एसेट का कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड। आप सभी को पता है डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, एंड अलाउ करना मतलब बिजनेस ने डिस्काउंट दिया। फॉर एग्जाम्पल मेरे दुकान में बिस्किट है तो वो बिस्किट का प्राइस है 20 रुपए, बट एमआरपी है 20 रुपए, बट मेरा जान पहचान को मैंने 18 रुपए में दे दिया। सो वो 2 रुपए जो मैंने उसको डिस्काउंट दिया वो मेरे लिए क्या है? उसके लिए तो इनकम है, बट उसका पॉइंट ऑफ व्यू मैं नहीं देखूंगा, मैं अपना बिजनेस का बारे में सोचूंगा। तो उसके लिए अगर इनकम हो सकता है, बट मेरे लिए क्या है? वो लॉस है, वो एक्सपेंस है, क्योंकि मुझे देना पड़ा डिस्काउंट। अब सर डिस्काउंट क्यों देता है हम लोग? डिस्काउंट इसीलिए देता है ताकि सेल कर पाए। ठीक है, तो इसलिए ये मेरे लिए एक्सपेंसेस है। जो लोग जब भी डिस्काउंट देता है वो उन लोग के लिए खर्चा अकाउंट में चला जाता है, क्योंकि बिना डिस्काउंट के आजकल कोई खरीदता नहीं है। डिस्काउंट कस्टमर्स अट्रैक्ट करता है, इसलिए बिजनेस को डिस्काउंट देना पड़ता है, देना चाहिए, ताकि कस्टमर्स आए और वो बिजनेस के लिए क्या बन जाता है? खर्चा बन जाता है। अब आप लोग ये सब सोच रहे होंगे कि सर खर्चा करने के लिए थोड़ी डिस्काउंट दुकान खोला है। अगर आप लोग खर्चा नहीं करोगे तो आपका सेल नहीं बढ़ेगा, राइट? आज आप डिस्काउंट दे रहे हो लेकिन कोई भी लॉस करके डिस्काउंट नहीं देता। हाँ, फिर भी डिस्काउंट को लॉस इसीलिए माना जाता है बिकॉज जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, तो दैट इज वाई वो मेरा लॉस बन गया। ठीक है। मशीनरी। मशीन मेरे लिए क्या है? एसेट है। मशीन के बिना हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, कुछ चीज बना नहीं पाएगा।
जैसे कि आज के छोटे मोटे एग्जाम्पल लेने से जूस कॉर्नर जो होता है, जूस पार्लर जो होता है, वहाँ पे वो जूस का जो मशीन है वो मशीन नहीं होगा तो वो लोग जूस कैसे बनाएंगे, वो लोग बेचेंगे कैसे, वो लोग सेल कैसे करेंगे। सो जूस बनाने का जो मशीन है वो उस दुकान के लिए एसेट है। सो मशीनरी इज एसेट। गुडविल, गुडविल को बोला जाता है रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। अब सर इंटेंजिबल क्या हो जाता है? इंटेंजिबल उस एसेट को बोलता है जो दिखता नहीं है। तो गुडविल का मतलब मैंने क्या बताया, गुडविल बिजनेस के लिए एक रेपुटेशन है। आज अगर मेरे घर पे फॉर एग्जांपल कोई गेस्ट आए हैं, तो मैं नौगांव में रहता हूं, तो मैं अगर मैंने उन लोगों को बोला कि आज का डिनर हम लोग बाहर करेंगे रेस्टोरेंट में, तो मेरे पास गिना चुना कुछ रेस्टोरेंट्स का नाम है, जैसे कि मेट लीफ, जैसे कि चॉपस्टिक्स, जैसे कि सीबो, जैसे कि 10-11, जैसे कि श्याम फास्ट फूड। सो ये गिना चुना रेस्टोरेंट में, हालांकि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं नौगांव में, पर ये ही 5 मेरा दिमाग में आता है जब हम लोग बाहर खाने के लिए जाते हैं। वाई? बिकॉज इन लोगों का रेपुटेशन है कि वो लोग अच्छा फूड सर्व करते हैं, अच्छा खाना हम लोगों को सर्व करते हैं, उन लोगों का सर्विस अच्छा है। सो मोर और लेस वो लोग एक रेपुटेशन बना के रखे हैं, तो इसी रेपुटेशन को गुडविल बोला जाता है। एंड ये बिजनेस में एसेट के तौर पे यूज किया जाता है। हाउ? जिसका गुडविल ज्यादा है उसके पास कस्टमर्स ज्यादा होगा, उसका इनकम ज्यादा होगा, उसका बेनिफिट ज्यादा होगा। सो गुडविल को इसीलिए एसेट की तरह ट्रीट किया जाता है, हालांकि वो दिखता नहीं है। आज अगर मान लो कि मेरा गुडविल है, कि मेरा थोड़ा सा रेपुटेशन है कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, मेरे पास स्टूडेंट्स आएगा तो मेरा इनकम बढ़ेगा, तो मेरा गुडविल मेरा इनकम बढ़ाने के काम आ रहा है। तो दैट इज वाई गुडविल इज ट्रीटेड एज एसेट। बट वो दिखता नहीं है। मेरे अंदर कितना किलो का गुडविल है कौन बताएगा? 2 किलो, 5 किलो, कैनॉट बी जज्ड और कैनॉट बी कैलकुलेटेड। सो दैट इज वाई गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। बट एसेट है, इसीलिए एसेट अकाउंट में आएगा, चाहे किसी तरह का एसेट ही हो। कैश, मेरे हाथ में बहुत सारा रुपया है, तो दैट इज ऑल्सो एन एसेट फॉर मी। मैंने पहले भी बताया था एसेट का एग्जाम्पल देने के टाइम। बैंक, सिमिलरली बैंक अकाउंट में मेरा 10 लाख है, बहुत रुपया पड़ा हुआ है। सो बैंक अकाउंट में जब तक पैसा है तब तक मेरे लिए क्या है? बैंक एसेट है। अब जब मैं बैंक बोलता हूं तो इट डज नॉट मीन कि मेरे एसबीआई अकाउंट में मेरे 10,000 रुपए पड़ा हुआ है, इसलिए पूरा वो बैंक एसबीआई बैंक मेरा एसेट है। एसबीआई बैंक मेरा एसेट नहीं है, बट उस अकाउंट में जो पैसा है वो मेरे लिए एसेट है। ठीक है, आप लोग कल जाके 10,000 रुपए जमा करके मत बोलिएगा कि वो एसबीआई मेरा एसेट है, एसबीआई मेरा है, ये मत बोलिएगा। कम से कम बैंक एसेट होता है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी 2 तरह का होता है। एक को बोला जाता है लीज होल्ड, एक को बोला जाता है फ्री होल्ड। अब डिफरेंस क्या है लीज होल्ड एंड फ्री होल्ड में? अगर मैंने एक जमीन खरीदा, गवर्नमेंट से मैंने एक जमीन खरीदा या फिर किसी इंसान से मैंने एक जमीन खरीदा, तो उसमें जब रजिस्ट्रेशन होता है मेरे नाम पे तो वो 99 इयर्स का हो जाता है। मतलब 99 इयर्स के लिए ये जो प्रॉपर्टी है वो मेरा है। ठीक है, इसमें और किसी का कोई भी हाथ नहीं है, इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, ये मेरा खुद का है। तो इसको बोलते हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ये मेरा अपना है। उसी तरह लीज होल्ड प्रॉपर्टी किसको बोलता है? ये नॉर्मली मैं एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल गांव के तरफ क्या होता है? गांव के तरफ जमींदार होता है जिनके पास बहुत जमीन होता है, राइट? उन बहुत सारे जमीनों में वो लोग खुद तो काम करते नहीं है, क्योंकि वो लोग जमींदार है, पैसे वाले हैं, तो वो लोग खुद काम नहीं करते हैं बोल के वो लोग क्या करते हैं? फार्मर्स को वो बहुत सालों के लिए वो लोग दे देते हैं। उसको बोलते हैं आदि में देना। ठीक है, एसएमएस टर्म है आदि। तो लीज में दे देते हैं कि काम करो 5 साल के लिए, या फिर फार्मर्स लोग खुद आते हैं जमींदार के लिए कि माई बाप मेरे को खेती करना है, तो 5 साल के लिए आपका जमीन मेरे को चाहिए। तो वो लोग एग्रीमेंट में 5 साल के लिए उन लोग को दे देते हैं। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फार्मर के लिए 5 साल तक ये जो जमीन है वो फार्मर का खुद का है। तो इट बिकम्स एन एसेट फॉर द फार्मर। ठीक है, इट बिकम्स एन एसेट फॉर द फार्मर। लेकिन क्या एसेट है ये? बिकॉज ये है सिंस 5 साल बाद वापस लौटा देना पड़ेगा, तो वो लीज होल्ड प्रॉपर्टी बन जाता है।
5 साल तक प्रॉपर्टी किसका है? मेरा। हम लगने से इसमें बिल्डिंग खड़ा कर देगा, लेकिन 5 साल बाद फिर तोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल बाद वो माटी किसका बन जाएगा? वापस उस जमींदार का बन जाएगा। सो दैट इज वाई लीज होल्ड प्रॉपर्टी इज एन एसेट फॉर नाउ, बट उसके बाद किसी और का बन जाता है, इसीलिए हम लोग उसको लीज होल्ड प्रॉपर्टी बोलता है। बट फिलहाल के लिए 5 सालों के लिए ये मेरा एसेट है, तो ये भी एसेट अकाउंट में आएगा। ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क क्या होता है? हर एक बड़ा ब्रांड, बड़ा कंपनी आजकल अपना लोगो बनाता है, ट्रेडमार्क जिसको बोलता है। फॉर एग्जांपल नाइकी का ट्रेडमार्क है कुछ ऐसा, एडिडास का अभी फिलहाल का ट्रेडमार्क है कुछ ऐसा शायद, ठीक है। तो ये नाइकी का है, ये एडिडास का है, तो ये सबको ट्रेडमार्क्स बोला जाता है। अब ये ट्रेडमार्क का काम क्या होता है? आप लोग सबको पता है कि ये नाइकी हुआ या एडिडास हुआ, ये लोग ब्रांडेड कंपनीज है। अब ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जब होता है तो एक सिंपल टी शर्ट में अगर हम लोग ये प्रोडक्ट देखते, ये लोगोज, ये ट्रेडमार्क्स देखते हैं, तो हम लोग को पता चलता है ये तो महंगा है। क्यों? क्योंकि ये ब्रांडेड है, ये इन लोग का लोगो लगा हुआ है। सो अल्टीमेटली ये चीज, अगर ये लोगो किसी के पास भी रहे, जिसके पास ये लोगो रहे, ये लोगो छापने का जिसके पास अधिकार होता है, जिसके पास राइट होता है इस लोगो को यूज करने का, वो क्या कर सकता है? वो एक 100 रुपए का टी शर्ट को 1000 रुपए बना सकता है। आज यही टी शर्ट में अगर मेरा नाइकी का वो होता, सिंबल होता, तो आप लोग बोलते सर 1000 रुपए का टी शर्ट पहना हुआ है। बट वही चीज मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो ट्रेडमार्क्स है, ये जिसके पास भी है वो उसके लिए एसेट है, हाँ कि ना? बिकॉज वो इनकम सोर्स बना देता है भाई। 100 रुपए का सामान को वो लोग 1000 रुपए का बना देता है, तो इट बिकम्स एन एसेट फॉर द पर्सन हु हैज द ट्रेडमार्क, दिस काइंड ऑफ ट्रेडमार्क। आज अगर मान लो नाइकी हुआ या एडिडास हुआ, इस कंपनी से मैं बात करूं कि भैया मैं तो छोटा मोटा टी शर्ट्स बहुत बल्क में बना रहा हूं, लेकिन मेरा तो 200-300 रुपए में बिकता है, आप लोग मेरा काम करो, आप लोग अपना लोगो मेरे को दे दो, मैं उसको 1000 रुपए में बेचूंगा, जो फायदा होगा 60% आपका, 40% मेरा, तो वो खुश हो जाएगा, मैं भी खुश हो जाऊंगा। सो ये अल्टीमेटली ये लोगोस जिसके पास है, ये ट्रेडमार्क्स जिसके पास है, उसके लिए वो क्या है? डेफिनेटली वो एसेट है, ठीक है, जो प्रोडक्शन में काम में आता है। तो ट्रेडमार्क इज ऑल्सो एन एसेट एंड एन इंटेंजिबल एसेट, ठीक है, क्योंकि उसको हम लोग छू नहीं सकता ना कम से कम, इसीलिए इंटेंजिबल, सो इट टू बी इंटेंजिबल, क्योंकि ये एक ट्रेडमार्क एक अधिकार है, एक राइट है, ठीक है। और राइट्स जितने भी होते हैं उसको हम लोग छू नहीं सकते, उसको हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसको हम लोग देख नहीं सकते, जो अधिकार है, राइट जो होता है। नाउ कैरिएज, तो आप लोग सबको पता है, इतना दिन से मैं गलामाल का ही एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं एक ग्रोसरी शॉपकीपर हूँ। तो एक ग्रोसरी शॉपकीपर जब अपना दुकान के लिए चावल खरीदता है 10 बैग 25 बैग, तो हम पीठ में लाद के तो लाएगा नहीं, नॉर्मली हम ठेला में लेके आएगा या फिर छोटा सा गाड़ी में लेके आएगा। सो उसका जो भाड़ा होगा उसको बोलता है कैरिएज। सो वो मेरे लिए क्या है? एक बिजनेस के लिए क्या है? भाड़ा देने को बोलता है कैरिएज, एंड इट इज एन एक्सपेंस, खर्चा है बिजनेस के लिए। नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट देना। अगर मैंने किसी से लोन लिया है तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर मुझे इंटरेस्ट देना पड़े तो वो मेरे लिए एक्सपेंस है। लोन फ्रॉम राम, राम से मैंने लोन लिया, तो राम से आज लोन लिया, कल को उसको लौटाना पड़ेगा, ये मेरे लिए उधारी हो गया, एंड हर उधारी को क्या बोला जाता है? लाइबिलिटी, ये देना पड़ेगा वापस उसको, तो ये लाइबिलिटी बन जाता है, ठीक है। बैंक लोन, बैंक भी मेरे मामा का नहीं है, सो बैंक से अगर हम लोन लेता है, वो बाहर का इंसान मेरे को लोन दिया है, तो उसको कल लौटाना पड़ेगा, तो इट इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के लिए अलग से कैटेगरी एक हेडिंग है हम लोग का, दैट इज कैपिटल अंडर मॉडर्न अप्रोच। इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर इंटरेस्ट पे करने से आप लोग का खर्चा मानते हैं हम लोग कि हम लोग को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो ये मेरे लिए एक्सपेंस है। तो अगर इंटरेस्ट मिले, कब मिलेगा? मान लीजिए हम लोगों ने लोन दिया किसी को, जरूरत पड़ने पे हम लोगों ने अगर लोन दिया किसी को, तो मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर देने से खर्चा है, तो अगर मिलता है तो क्या होगा? इनकम होगा। सो ये इनकम का कैटेगरी में आएगा। कॉपीराइट, कॉपीराइट इज अनदर काइंड ऑफ इंटेंजिबल एसेट, क्योंकि राइट है, अधिकार है। तो व्हाट इज कॉपीराइट? आप लोग आज के डेट पे जानते हो कि हर एक बॉलीवुड मूवी में एक ना एक रिमिक्स गाना होता ही है, एक नहीं कोई ना एक पुराना गाना को रिमिक्स करके दिया जा रहा है, लेटेस्ट ट्रेंड है। तो जो पुराने गाने जब
ओरिजिनली रिकॉर्ड हुए थे, जिस म्यूज़िक कंपनी ने उन लोगों को रिकॉर्ड किया था, फॉर एग्जांपल टी सीरीज़ या फिर टिप्स, तो उन लोगों का गाने को आज हम कॉपी करके तोड़ मरोड़ के रिमिक्स बनाना चाहते हैं, तो उन लोगों से ये कॉपी करने का परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये परमिशन जिसके पास है वो लोग ही रिमिक्स कर पा रहे हैं, अदरवाइज मेरा गाना को कोई रिमिक्स कर देगा, अब क्यों अलाउ करेगा किसी को, कभी नहीं करेगा। सो कब जो रिमिक्स बन रहे हैं उन लोग के पास कॉपी करने का राइट है, इसीलिए वो लोग रिमिक्स कर पा रहे हैं। सो कॉपीराइट जिसके पास है वो ही बना पाएगा रिमिक्स एंड वो ही उसको बेच पाएगा। सो दैट इज वाई कॉपीराइट इज ऑल्सो एन एसेट फॉर द बिजनेस। तो जिसके पास कॉपीराइट है वो उसको एसेट जैसा ही यूज करता है, बिना इसके वो कुछ बना नहीं पाएगा। सो ये एसेट जैसा काम करता है। सेल, हम सेल करेगा, ऑब्वियसली सेल करने से पैसा आएगा, तो सेल करने से पैसा आने से मेरे लिए वो क्या है, इनकम है। सो सेल आएगा इनकम का कैटेगरी में। सेल करने से पहले क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा, सामान खरीदना पड़ेगा, सामान खरीदने से पैसा जाएगा या फिर मेरे लिए खर्चा होगा। सो इसको हम लोग एक्सपेंस बोल सकता है, क्योंकि बिना खर्चे का कोई इनकम नहीं होगा, खर्चा करो तो ही जाके इनकम होगा। मैंने आपको बताया था डेफिनेशन ऑफ एक्सपेंस में, जो एक्सपेंस इज द कॉस्ट ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। जब भी आप रेवेन्यू करना चाहो आपको उसके पहले क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंस करना पड़ेगा। सो ये हो गया एक्सपेंस। सैलरीज, कोई बिजनेस किसी के अंडर काम नहीं करता, उल्टा बिजनेस के अंडर एम्प्लॉइज रहता है जो लोग बिजनेस के लिए काम करते हैं। तो उन लोग तो फ्री में काम नहीं करेंगे, ऑब्वियसली उन लोग को सैलरी देना पड़ेगा। तो जो सैलरी हम लोग प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉइज को, वो बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से देना पड़ता है, इसलिए बिजनेस के लिए वो एक्सपेंसेस है। ठीक है। सो दिस इज हाउ वी एलोकेट और क्लासीफाई द वेरियस अकाउंट्स अंडर मॉडर्न अप्रोच। आप लोग ये जितना जल्दी सीखोगे उतना जल्दी आप लोग आगे बढ़ोगे, आगे जाने से आप लोगों को और आसानी होगा। धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिकल्स में जा रहे हैं तो चीजें इंटरेस्टिंग बनते जाएंगे, बट आप लोगों को रेगुलर वीडियोस एंड रेगुलर क्लासेस करना पड़ेगा एंड उसको स्टडी भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैंने सिर्फ ऐसा 20 एग्जाम्पल लिया है, और ऐसे बहुत से अकाउंट्स है जो हम लोग को फेस करना पड़ेगा आगे जाके। इसके लिए आप लोग कोई सा भी रेफरेंस बुक ले सकते हैं। यू कैन यूज बीबीदम सर्स बुक, यू कैन यूज सेनीराम बोइदो सर्स बुक, यू कैन यूज केआर दास बुक। तो वेरियस राइटर्स आर देयर, रेफरेंस बुक्स आर देयर, सब में आपको ये सब मिल जाएगा। आप लोग वो स्टडी करो, स्टडी करके देखो क्या डाउट्स है, क्या प्रॉब्लम्स है। इसी चीज अगर कुछ नया आइटम मिले, नया टर्म मिले, सर इसका मीनिंग ही नहीं पता, तो देखिए हर चीज का मीनिंग जानना पड़ेगा, तब जाके आप लोग क्लासीफाई कर पाओगे। किसी एक अकाउंट का मीनिंग ही नहीं पता, अगर आप लोगों को कॉपीराइट का मीनिंग नहीं पता तो आप लोग नहीं बोल पाओगे कि ये मेरा एसेट है। सो हर एक अकाउंट का मीनिंग आपको जानना पड़ेगा, तब जाके आप बोल पाओगे कि ये कौन सा कैटेगरी के अंडर आएगा, 5 कैटेगरी में से। तो ये सीखना बहुत जरूरी है। आप लोग और आगे और समझ कीजिए, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चनेबल पॉइंट हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं ट्राई करूंगा आप लोग को समझाने का। और या तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को उसी चीज के बारे में समझा दूंगा पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। फाइन। सो दीज आर द बेसिक, ये मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होते रहता है, तो ये सब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। मैं और लेना चाहता था बट और का जगह नहीं है, तो चाहे तो हम लोग अगर ये वीडियो में कुछ डाउट्स है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वापस सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप ऑफ एंटरिंग द जर्नल एंट्री स्टेज। तो ये चीज क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे बढ़ेंगे रिगार्डिंग जर्नल। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। नेक्स्ट क्लास वापस मिलते हैं विद द न्यू टॉपिक।